आज जो बच्चों नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 10.12। सुपर प्रॉफिट मेथड का ही कर रहे हैं बच्चे हम। आ जाओ इलस्ट्रेशन 6 खोल लो अपनी बुक्स में। From the following balance sheet of Nandan Limited as at 31st March 2012, find out the value of goodwill according to super profit method assuming 3 years purchase। तो गुडविल कैसे कंप्यूट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने लेने हैं? 3। हमें बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन एसेट्स, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। Profit for the past 3 years have shown an increase of 40,000 annually। इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया बच्चे। इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 1500 5% गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है? 5% गोल्ड बॉन्ड्स। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके आगे आपको एक इंटरेस्ट रेट दिख रहा है। जब आपको इंटरेस्ट रेट दिखे तो आप समझ जाना कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है। ये है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। टैक्सेशन रेट इज 60%। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं गुडविल देखूं तो गुडविल मुझे पता है कैसे कंप्यूट करनी है। इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें मेंशन है बच्चे, दैट इज 3। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू FMP जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ FMP। बच्चे प्रॉफिट से रिलेटेड हमें सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन है। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 3 years हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ 40,000 एनुअली। कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स में 40,000 का इंक्रीज है। अब बच्चे जो मुझे बैलेंस शीट दी है वो है 31 मार्च 2012 की। मतलब ये मेरा कौन सा ईयर हुआ? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2011-12। अगर मुझे इस साल के प्रॉफिट पता चल जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इससे पिछले साल के प्रॉफिट्स। कैसे? मुझे पता है 10-11 से 11-12 में 40,000 का इंक्रीज है तो 40,000 कम कर दूंगी। ऐसा उन्होंने बोला लास्ट 3 years, मतलब इससे पहले वाला साल दैट इज 2009-2010। इस ईयर में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, 40-40-40 का इंक्रीज है। बैलेंस शीट में देखो नीचे एडजस्टमेंट्स में तो हमारे पास इस ईयर का प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट सोर्स इज बैलेंस शीट। चेक इन योर बैलेंस शीट। हेडिंग दी हुई है बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा रिजर्व फंड है 14,000। देन उसके नीचे देखो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब इस ईयर की स्टार्टिंग में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 रुपीज अवेलेबल थे। एंड देन प्रॉफिट फॉर 2011-12 प्री टैक्स 2,10,000। हमारे पास बिफोर टैक्सेशन प्रॉफिट का अमाउंट है 2,10,000। तो बच्चे 2010-11 के कितने हुए बताओ? 10-11 के हुए 40,000 लेस करके 170, क्योंकि तभी तो मैं कहूँगी कि 10-11 से 11-12 में 40,000 से इंक्रीज हुआ। ऐसे ही सेम मैं 9-10 का कंप्यूट करूँ तो और 40 कम कर दूँ। अब देखो बच्चे इन प्रॉफिट्स को देख के क्या आप कह सकते हो? लास्ट 3 years प्रॉफिट्स हैव अ पैटर्न ऑफ इंक्रीज ऑफ 40,000 एनुअली। पिछले 3 सालों में 40,000 रुपये ईयरली बेसिस पे इंक्रीज है। तो बच्चे मेरे पास ये प्रॉफिट्स है। अब पॉइंट ये आता है FMP की कॉम्प्यूटेशन।
बट एफएमपी की कंपटीशन में भी आप लोगों को यहाँ एक नया पॉइंट सीखना है बच्चे। एक काम करते हैं, उसके लिए हम एक अलग से नोट लिखते हैं। आज हेडिंग बनाओ, नोट ऑन यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स that is simple average oblique weighted average। जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड से, अच्छा एक साथ साथ और लिखो, रुको रुको रुको, बच्चे इस नोट की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कब है, जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। प्लीज़ ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। नोट किस चीज़ का है? ऑन यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कि आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स यूज करने हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स यूज करने हैं। फर्स्ट थिंग क्वेश्चन में मेंशन है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो चेक करने का क्या तरीका है? whenever there is increase in or decrease trend in profit ratio या फिर profits oblique profits, then use weighted average। And if there is no any trend, then use simple average। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कहीं क्वेश्चन में वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज कुछ नहीं बोला, तो हमने डायरेक्टली नॉर्मली सिंपल एवरेज यूज़ क्यों नहीं किया? बच्चे हम वहाँ पे नॉर्मली सिंपल एवरेज यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली, अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके प्रॉफिट्स में रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज का कोई ट्रेंड है। अगर तो ऐसा कोई ट्रेंड मिलता है तो हमेशा आपको वेटेड एवरेज लगाना है, चाहे आपको क्वेश्चन बोले या क्वेश्चन ना बोले। और अगर आपको कोई ट्रेंड नहीं दिखता तो आपको सिंपल एवरेज लगाना है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक ट्रेंड दिख रहा है, यस, इंक्रीज इंक्रीज, ये तो ट्रेंड हो गया। अगर ट्रेंड मिल गया तो बच्चे उस केस में अब आप क्या नहीं कर सकते, उस केस में आप सिंपल एवरेज नहीं लगा सकते। तो चलो फिर वेटेड एवरेज लगाते हैं। ईयर 2009 2010, 2010 2011, 2011 2012 प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट्स भी लिख दो, हमें पता ही है बिफोर टैक्स है। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन था कि 2,10,000 प्री टैक्स है। तो वैसे भी टैक्स तो हम एवरेज करने के बाद लास्ट में निकालेंगे। आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था पहले एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखो ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं, पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स करने के बाद एवरेज करते हैं, एवरेज के बाद हम लास्ट में टैक्स अप्लाई करते हैं। हमेशा एडजस्टमेंट प्री टैक्स में ही पॉसिबल होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में भी एक एडजस्टमेंट है बच्चे। वो एडजस्टमेंट कौन सी है? वो एडजस्टमेंट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो माइनस होती है। अभी देखते हैं वो कहाँ है। आ जाओ, हमें प्रॉफिट्स दिए कौन से हुए हैं? दैट इज 1,30,000, 1,70,000, 2,10,000। आप बोलोगे मैम एडजस्टमेंट कहाँ पे है? बच्चे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी इनकम होती है? दैट इनकम जिसका रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटी से कोई लेना देना ना हो, ऐसी इनकम कोई तो बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से जिसका कोई लिंक ना हो बट वो हमारी इनकम हो। लाइक क्वेश्चन ने हमें बोला है एडजस्टमेंट्स का, एक बार फोर्थ पॉइंट देखो, इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 1,500 5% गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं
जिसके ऊपर हमारी 5% की इनकम है, दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और एफएमपी की कैलकुलेशन के टाइम इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करा जाता है। अगर आप में से कोई इस फॉर्म में ना करके इस फॉर्म में करना चाहते हो, वर्टिकली ना करके हॉरिजॉन्टली करना चाहते हो, तो बच्चे वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे आगे क्योंकि वेट्स अप्लाई करने थे तो मैंने इसलिए इसको वर्टिकली कर दिया। तो माइनस इनकम कैलकुलेट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी बन रही है हमारे 1500 गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। तो 1500 इंटू 100 कितने की वैल्यू के हो गए? 1,50,000। 1,50,000 का 5%, दैट इज 7,500। तो मेरे कोई और एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है। एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आ गए? दैट इज 1,22,500, 1,62,500, 2,02,500। अगर आप लोगों को इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे ऐसे कर लेना, ईयर्स 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, देन आप अपने प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स लेके इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करके देन भी आप अपने एडजस्टेड प्रॉफिट्स कंप्यूट कर सकते हो। इस फॉर्म में भी आपको जो फॉर्म बेटर लगती है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब एडजस्टेड प्रॉफिट्स यहाँ से भी आ जाएंगे, उसके बाद तो मुझे वेट्स ही अप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मैम क्वेश्चन में वेट्स तो दिए नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे केसेस में वेट्स हमेशा हम खुद ही लेते हैं क्योंकि हमने खुद डिसाइड किया है ना। और नीचे हम एक नोट दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन में एक ट्रेंड है प्रॉफिट्स का राइजिंग का, तो इसी वजह से हमने वेटेड एवरेज यूज किए। वो नोट मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। प्रोडक्ट निकालो, 122,500 इंटू 1, 162,500 इंटू 2 एंड 2,02,500 इंटू 3। प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है और वेट्स का टोटल हमें चाहिए होता है। दिस इज ऑप्शनल, आप इस फॉर्म में करो या आप इस फॉर्म में करो। मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया था एडजस्टमेंट वाला, तो मैंने ये फॉर्म यूज की थी हॉरिजॉन्टल, अब मैंने वर्टिकल यूज कर ली। तो बच्चे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू total of weights, sorry, total of product upon total of weights. Total of product 10,55,000 upon total of weights 6, तो weighted average profits आ रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ से 1,75,833। This is your FMP before tax, FMP before tax। $1,75,833 टैक्स माइनस करें एट द रेट 60%, तो बच्चे इसका 60% कंप्यूट करो। 6 का 60% आ रहा है 1,05,500। तो दिस इज योर FMP आफ्टर टैक्स 70,333। हमारा FMP कंप्यूट हो चुका है बच्चे। हमें नेक्स्ट क्या कंप्यूट करना है मैम? नेक्स्ट करना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहले स्टार्ट करो बिल्डिंग। क्वेश्चन में बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 लाख रुपीज। एडजस्टमेंट्स में हम डायरेक्टली वही मार्केट वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट एसेट फर्नीचर 2,000 रुपीज। नेक्स्ट एसेट इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में 5%, फेस वैल्यू 1,50,000। क्या इस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में लेना है? नो मैम। क्यों मैम? इसके साथ तो एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, मतलब हमने ये हमारी एक तरीके की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनती। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 2,23,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000। कैश एट बैंक
ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर बच्चे एक प्रोविजन भी है। अगर आप करंट लायबिलिटीज में देखते हो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 2500, हम यहाँ तो उसको यहाँ माइनस कर देते हैं, बाद में माइनस कर देंगे, आप कहीं भी ले सकते हो। कैश एंड बैंक बैलेंस 55,500। अकॉर्डिंग टू मी एसेट्स हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आ जाओ बच्चे लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका। 5,30,500 लेस सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स that is 48,000. Next, provision for doubtful debts. आप उसको यहाँ अलग से भी माइनस करके दिखा सकते हो, यहाँ डेटर्स के साथ एडजस्ट भी कर सकते हो ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ। दैट इज 2,500। तो हम चेक कर लेते हैं हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। इसमें से माइनस करेंगे माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट ईयर के कितने प्रॉफिट्स थे बच्चे? करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 2,10,000। तो जरा यहां मैं साइड में कंप्यूट कर लेती हूं। करंट ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे पास 2,10,000 माइनस टैक्स एट द रेट 60%, तो मेरा करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ज़रा मैं करती हूँ 2,10,000 का 60%। 60% है ना हमारा टैक्स रेट। वेट बच्चे, हमें यहाँ लेने होते हैं रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रेक्टिफाइड देखना पड़ेगा पहले मुझे। इसमें एक एडजस्टमेंट है, 2,10,000 में एडजस्टमेंट थी 7,500 की, तो हमारे प्रॉफिट्स बचे थे 2,02,500। तो मैं यहाँ लूँगी 2,02,500। इसके ऊपर 60% का टैक्स दैट इज 1,21,500। तो मेरा करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेक्टिफाइड प्रॉफिट इज 81,000। तो इस 81,000 का हाफ दैट इज 40500। तो यहां मेरा निकल गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,39,500। तो अब हम अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर लेते हैं, हमारे पास सब कुछ कंप्यूट हो चुका है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 439,500 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे 10%, 10/100। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 43,950। एफएमपी आया था हमारा 70,333, 70,333 माइनस 43,950। तो बच्चे यहाँ से मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है 26,360, 383 एंड गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट 26,383 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू ₹79,149। अब बताओ बच्चे, मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट्स के 2 क्वेश्चन कराए, आप लोगों को क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर प्रॉफिट मेथड इंपॉर्टेंट है, प्लस सुपर प्रॉफिट मेथड करते टाइम आप लोगों को एफएमपी कंप्यूट करना आना चाहिए। एफएमपी कंप्यूट करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं, नॉर्मली एग्जाम में या तो रेक्टिफिकेशन आती है, रेक्टिफिकेशन के अलावा जो भी मैंने आप लोगों को नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमने क्या लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ लिखना रह गए थे। ये 2 एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एक एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। ये 3 एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफएमपी की कैलकुलेशन के लिए, जो आपको आनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं हमेशा, जब आप ये एडजस्टमेंट्स करो तो प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स होने चाहिए, जो हमारे पास बिफोर टैक्स ही है इस क्वेश्चन में। प्लस
आपको एक कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने आनी चाहिए। अगर आपको एफएमपी और कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों चीज़ें कंप्यूट करने के लिए ये दोनों कंप्यूट करना आता है तो बच्चे उस केस में आप सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। बच्चे प्लीज अब इसके बाद आप अपनी जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू सुपर प्रॉफिट मेथड तक के क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 1 to 6 ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। उसके बाद आपके अगर उसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो बच्चे वो डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर कर दूंगी।